सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स झारखंड एजुकेशन चैनल। और आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स जो एग्जाम पेपर होने वाला है। और हम आज करने वाले हैं 2024 का MCQ। 2024 में जो MCQ आए थे उनका हम करेंगे सोल्यूशन बाय वन। और क्वेश्चन ऐसे रहता है, पैटर्न ऐसे ही रहता है, क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम आता है। एकदम याद रखना, फॉर्मूला पढ़ के अच्छे तरीके से चला जाना है। फॉर्मूला अगर आपको अच्छे तरीके से पता है आप क्वेश्चन कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो है ना, पेन पेपर रेडी कर लीजिए ना और स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। जिससे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क, है ना, कह रहा है डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वर्क इज सेम एज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, कह रहा है किसका डायमेंशनल फार्मूला वर्क के डायमेंशनल फार्मूला का सेम होता है ना। तो आपको बताना है कि किसका विमेय सूत्र बोलते हैं इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को। कहता है कि, है ना, तो जो वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वही डायमेंशनल फार्मूला किसका होता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है जो आपको करेक्ट मिलेगा। एक एनर्जी भी होता है और टॉर्क, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर दो ऑप्शन थे, आपको कोई एक भी कर लोगे तो सही होगा। ठीक है, बाकी रखना डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम होता है। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता था द डायमेंशनल फार्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं द्विमीय सूत्र क्या है। तो क्या करना है, आपको सिंपल सा फार्मूला बताते हैं क्या आता है, याद करके चले जाना। नहीं आता तो क्या करो, बहुत फेमस क्वेश्चन था। F = होता है G इंटू होता है M1 इंटू M2 होता है डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ा है। तो हमें G का डायमेंशनल फार्मूला निकालते तो सबसे पहले हम G लिख लेते हैं। तो G = कितना जाएगा, F इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा M1 इंटू M2। ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, तो ये तो आपको बच्चे को पता होना चाहिए, मतलब जो क्लास 11th पे उनको तो पता होना चाहिए कि MLT-2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, बगल में लिखा है आर स्क्वायर का हो जाएगा L2 डिवाइड बाई नीचे मास है M इंटू M, 2M हो गया, मतलब M इंटू M स्क्वायर हो गया। तो मास का होता है M, तो लिखेंगे हम M2, है ना, ऐसे। अगर यहाँ सॉल्व करें तो कितनी लिखेंगे, ऊपर देखो, ऊपर हो जाएगा M-1, ठीक है, ऊपर हो जाएगा L3 और T हो जाएगा -2। ठीक है, सॉल्व करें ना तरीके से तो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर A। ठीक है, समझा गया। इस तरह से करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो M-1 L3 T-2 इज द करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 आता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से कौन ऐसा है जिसका एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं का नाम नहीं है, यानी एक भौतिक राशि का नाम नहीं है। किलोग्राम, डेंसिटी, इम्पल्स, एनर्जी, किलोग्राम, घनत्व, आवेग या ऊर्जा। क्या देखो यहाँ पर हम जो लिखते हैं ना केजी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, केजी द यूनिट है ना। ये क्या है, ये एक यूनिट होता है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी तो मास होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी हमारा द्रव्यमान होता है, उसका यूनिट होता है किलोग्राम। तो ये एक इकाई है ना, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये एक इकाई है, यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। आते अगला क्वेश्चन 4 देखते हैं। लिखता है व्हाट विच SI यूनिट इज यूज्ड टू मेजर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कहता है कि ज्योति की तीव्रता मापने के लिए किस SI का उपयोग किया जाता है। बताओ चलिए, सबको पता होगा क्या कहते हैं इसे, है ना, इसे बोलते हैं कैंडेला, है ना। हम कैसे करते हैं, तो SI यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला हम यूज करते हैं। चलो आते हैं ना, इसी तरह SI यूनिट ना, जहाँ तक ना उसने पूछा है SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या होगा, कैंडेला होता है। आता अगला क्वेश्चन 5 लिखता है इफ़ ए ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। कह रहा है कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी उसकी गति कांस्टेंट है, नियत है, फिक्स है। तो कह बताओ व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। तो उसके वेग के बारे में क्या कर सकते हो, है ना। तो गति का मतलब होता है स्पीड, वेग का मतलब होता है वेलोसिटी। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या उसका वेग क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा। कैसे पाथ में घूम रहा है, याद रखो, वो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, याद रखा है। जब भी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका डायरेक्शन कैसा होता है, वेलोसिटी हमेशा हर पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जो ड्रॉ करोगे टेंजेंट, है ना, यानी उस किसी पॉइंट पर आप जो ड्रॉ करोगे स्पर्श रेखा, उसी के डायरेक्शन में क्या चलता है हमारा, उसी के डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर एरो का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हर पॉइंट पर एरो का डायरेक्शन अलग अलग है, कभी ऊपर है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नीचे, मतलब कि ये चेंज करता है, मतलब कि वेलोसिटी चेंजिंग, इट्स कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन, है ना, ओनली डायरेक्शन चेंज करता है, रखना। तो सर्कुलर पाथ में क्या करता है, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है, याद रखना, इस बात को रखना कि ओनली डायरेक्शन चेंज करता है, यानी सिर्फ दिशा बदलती है, किस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में।
ठीक है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा यानी एक समान वृत्ताकार पथ में अगर कोई पार्टिकल घूमेगा तो उसका सिर्फ वेलोसिटी चेंज करेगा, और उसमें भी उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। तो गति वेग हमारा बदलता रहता है। क्वेश्चन 6 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इज ए वेक्टर, इसमें से कौन है जो कि वेक्टर है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम या वेलोसिटी। तो ये कहा था, है ना, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, इसमें इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे सुन देख ले जाओ, सदिश राशि मतलब वेक्टर, मतलब जिसमें डायरेक्शन होता है, जिसमें दिशा होती है, वो कौन होता है, हमारा वेलोसिटी होता है। सब पास हो जाता है आंकना, जैक बोर्ड में कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन बस अच्छे से पेपर करके चले आना ना, डरना मत, जो भी आता है अच्छे तरीके से करके चले आना, बस फॉर्मूला याद रखो सब हो जाएगा। कह रहा है विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर गिवन। कह रहा है अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यानी आपका प्रारंभिक वेग मतलब u गिवन है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन मतलब कि आपका s गिवन है, एक्सेलरेशन मतलब a गिवन है, तो कह रहा है v निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो किस फॉर्मूले में v, u, s और a आता है, तो हमारा ऑप्शन 4 में आता है, सब कुछ है ना। ऑप्शन 4 में क्या आता है, ऑप्शन 4 है जिसमें सब कुछ आता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो पूछता है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना, ये फॉर्मूला करेक्ट है। सी मत कर देना क्योंकि सी तो फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलो आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बात करते हैं हम 8। लिख रहा है टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट इज। कह रहा है दो वेक्टर्स है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब उल्टा चल रहा है। मतलब एक वेक्टर मान लो अगर आगे है तो एक वेक्टर कहाँ है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर मतलब कि उसका एरो का लंबाई बराबर है, बस डायरेक्शन क्या है अपोजिट, मतलब पीछे। तो कह रहा है बताओ इनका नेट रिजल्टेंट कितना होगा, तो इतना हो जाता है 0 हो जाता है ना। तो मतलब ना रास्ता खींचते हो दो लोग, दो लोग जब दो टीमें जब रस्सी खींचती है, तो जब दोनों टीमें इक्वल फोर्स लगाती हैं और एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में फोर्स लगाती है, तो क्या होता है उसमें नेट फोर्स 0 हो जाता है। क्या आपने देखा भी होगा, इसको हम इंग्लिश में टग ऑफ वार बोलते हैं ना, इसको रस्सा खींची बोलते हैं, दो टीम रस्सी खींचती है। चलो आते अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन 9 लिखता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज, है ना। कह रहा है दो सदिशों के अदिश गुणनफल को और भी क्या बोलते हैं, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, वेक्टर्स मतलब सदिश राशि, इसे क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं। मतलब क्या होता है ऐसा कि C इक्वल टू A डॉट B, है ना, यहाँ पर A और B क्या होंगे, दो वेक्टर्स होंगे, दो सदिश राशि है जिनको हम डॉट से मल्टीप्लाई कर, इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि हम बीच में क्या यूज कर रहे हैं, हम एक डॉट यूज कर रहे हैं। अच्छा इसको क्यों बोलते हैं, इस स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर जो C आएगा ये हमारा एक स्केलर होता है ना, क्योंकि ये हमारा अदिश बन जाता है, इसलिए है ना, ये स्केलर हो जाता है, अदिश राशि हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्या होगा, बिंदु गुणनफल बोलते हैं इसको। फॉर्मूला भी क्वेश्चन था। चलो आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। कह रहा है प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक क्या रहता है। देखो ऐसा कह रहा है ना, आपने पढ़ा होगा जब इस टाइप का कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन, है ना, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हमारा इस डायरेक्शन में होता है, इसको हम लोग यू कॉस थीटा बोलते हैं, ठीक, और ये हर पॉइंट पर फिक्स रहता है ना, ये हमेशा यू कॉस थीटा ही रहता है, यू कॉस थीटा ही रहता है। क्यों चेंज नहीं करता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी ना त्वरण या एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए। तो क्या रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है ना, ये क्या रहेगा हमेशा, जो क्या है ये हमेशा एक कांस्टेंट है, किस दिशा में, हमेशा हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइन की बात कर रहा है ऐसे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लिखता है, अच्छा क्वेश्चन है ना ये, क्वेश्चन एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन, नीट वाला भी क्वेश्चन ये पूछ चुका है, नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है वाला। लिखता है ए बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी यू एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। देखो ऐसा कह रहा है कि मान मेरे पास एक वॉल है ऐसे ना, एक दीवार है, ठीक, कह रहा है एक बॉल है जिसका मास m है, ठीक, स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल u, है ना, एंड rebound with the same speed, then the impulse imparted to the ball by the wall। एक्चुअली इसके आंसर दो आंसर सही है, इसका आंसर ए भी है डी भी है,
है ना, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम डायरेक्शन क्या ले रहे हैं। अगर मैं ऐसे डायरेक्शन लेके चलूँ तो इस डायरेक्शन में अभी इसका जो इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा m इंटू यू। ठीक, जब ये बाउंस बैक होकर वापस आएगा तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा चेंज, तब हो जाएगा फाइनल को लिखना पड़ेगा मुझे माइनस एम यू। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए बात कर रहा है। ठीक, अब हमसे पूछा है तो हमसे पूछा इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल लिखना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल कितना है तो फाइनल हो जाएगा माइनस एम यू। ठीक है, माइनस इनिशियल कितना था, इनिशियल है ओनली एम यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर ऐसा करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस टू एम यू। देखो ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने दीवार को कहाँ माना था, हमने ये माना था कि बॉल पहले कहाँ जा रहा है, बॉल पहले बाएं दिशा में जा रही है ना, बॉल कहाँ जा रही है, बॉल पहले दाएं से सॉरी दाएं दिशा में जा रही है ना, राइट जा रही थी, राइट जा रही थी, इसलिए अगर हम लेफ्ट, अगर इसी दीवार को अगर हम लेफ्ट मान लिए होते तो आंसर आपका 2mu आ जाता। तो एक्स्ट्रा देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपने ये करना, लेकिन इसका आंसर दोनों सही है ना, ए भी सही है और डी दोनों सही आंसर है ना। ये बात है, जैकबोर्ड कभी भी ढंग से क्वेश्चन नहीं बनाता है, ये बात इनको हमेशा प्रॉब्लम होगा। जो बच्चे इन्होंने जिनको जेई का प्रिपरेशन किए होंगे अच्छे से उनको पता होगा कि हाँ सर क्या बात मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन हम पे डिपेंड करता है कि हम डायरेक्शन को या क्या ले रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे ऐसा बोलो कि हम जो रिजिड वॉल ले रहे हैं वो रिजिड वॉल हम कहाँ ले रहे हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, यहाँ पर कुछ उसने हाँ अगर डायग्राम बनाया होता तो हम कह सकते थे, है ना। डायग्राम नहीं बनाया तो ए और डी दोनों सही आंसर है यहाँ पर। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्जिया, है ना। जड़त्व के नियम से हम किसको जानते हैं, न्यूटन का कौन सा नियम है जिसको हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, है ना। यानी न्यूटन का पहला नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। आते वाला क्वेश्चन 13 कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, है ना। मोमेंटम में चेंज होता है उसको हम कैसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इम्पल्स। अभी कहा था अभी इम्पल्स, है ना। इम्पल्स के हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम पी, डेल्टा पी, और इसी को बोलते हैं हम लोग, है ना, इसका बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू dt, एफ dt बोलते हैं, है ना। एफ dt मतलब फोर्स इनटू टाइम, है ना। फोर्स इनटू टाइम को हम इम्पल्स भी बोलते हैं और चेंज इन मोमेंटम भी इसी को बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, फोर्स इनटू टाइम को बोलते हैं, है ना। क्या होता है डेफिनेशन इम्पल्स का, व्हेन ए वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, है ना। जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे तो इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, और इनके प्रोडक्ट को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, फोर्स इनटू टाइम को हम इम्पल्स बोलेंगे। कह रहा है ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क। देखो कह रहा है कि हमारे पास एक कॉर्क है, यानी हमारे एक बॉल है जो फ्लोट कर रहा है, सिंपल, है ना। मतलब फ्लोट कर रहा मतलब कि सिंपल तैर रहा होगा ऊपर बस बैठा हुआ है। कह रहा है इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। देखो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि ये फ्लोट कर रहा है ना ही ऊपर या ना ही नीचे। इसका मतलब है कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे भी लग रहा होगा, नीचे जितना फोर्स है उतना ही फोर्स इस पर ऊपर भी लग रहा है। ठीक है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, बायोन्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, 0 फोर्स है। ठीक है, मत करना कि 10 न्यूटन लगेगा सर, नीचे तो mg लग रहा है। अगर mg लिखता होता तो ये बॉल नीचे चला जाता, लेकिन उसने क्या बोला, वो तैर रहा है, फिक्स है वहाँ पर, वहाँ से वो मूव नहीं कर रहा, ना ही ऊपर ना ही नीचे, इसलिए नेट फोर्स 0। क्वेश्चन 15 कहता है एनर्जी क्या होती है, बताओ एनर्जी को क्या बोलते हैं। एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क या चेंज ऑफ वर्क, है ना। ऊर्जा क्या होती है, तो बोलते हैं ये कार्य करने की क्षमता होती है, यानी इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये कार्य करने की क्षमता हो, क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ना, ऑप्शन बी कार्य करने की दर यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको तो हम लोग पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो जो ऑप्शन बी में दिया है वो एक्चुअली पावर है, वो एनर्जी नहीं है, वो शक्ति है, पावर है। ठीक है, चलो आता है क्वेश्चन नंबर, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, है ना। कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, इधर गिवन है मान लो डिस्प्लेसमेंट, है ना, इधर गिवन है डिस्प्लेसमेंट और इधर गिवन है हमें फोर्स। ठीक, तो मान लो कोई ग्राफ ऐसा बन गया, तो कह रहा है ये जो एरिया आएगा इस एरिया से मुझे क्या मिलेगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा वर्क। तो इससे क्या मिलेगा, इससे मुझे हमेशा वर्क मिलता है ना, इस एरिया से मुझे क्या मिलेगा, इस एरिया से मुझे हमेशा वर्क डन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, यानी बल और विस्थापन का चक्र से क्या मिलता है हमें, कि क्षेत्रफल से हमें हमेशा क्या मिलता है, हमेशा वर्क मिलता है, कार्य मिलता है।
होता है क्वेश्चन 70 लिखता है इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर में, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो कौन सी चीज़ें हैं जो कंजर्व होती है, वो सिर्फ होगी ओनली मोमेंटम। ठीक है, क्या रहेगा, ओनली मोमेंटम। अगर इलास्टिक होता तो ऑप्शन नंबर सी होता, जो ऑप्शन नंबर सी किसके लिए है, इसे बोलते हैं इलास्टिक के लिए, इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ के लिए। तब क्या होता, तब दोनों कंजर्व होता है, तब संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संचित रहती है, मतलब कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता कब, अगर इलास्टिक कोलिजन होता तब। चलो आते हैं क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन 18 लिखता है एन एथलीट डज 500 जूल ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड। कह रहा है एक एथलीट है जो 4 सेकेंड में 500 जूल का काम कर लेता है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी, उसकी पावर बता दो, है ना, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, अभी कहा था, यानी वर्क डिवाइड बाई टाइम। अब कर लो उसने कितना वर्क किया है, तो बोलो सर उसने वर्क किया तो सर 500 जूल, और कितने टाइम में कर दिया, उसने बोला 4 सेकेंड में कर लिया, तो 500 बटा 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 500 बटा 4 करोगे तो हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा वाट, है ना। तो 125 वाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 500 बटा 4 कर दो, सिंपल लगा दो फॉर्मूला, है ना। सीधा हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पावर का पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई टाइम, या एनर्जी डिवाइड बाई टाइम भी कर लो, सेम है। क्या द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं, तो आई इंटू ओमेगा को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग एल, जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, है ना, जिसको लोग कोणीय संवेग बोलते हैं, यानी कि जड़त्व आघूर्ण और, है ना, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, कोणीय संवेग कहलाता है। आते अगला क्वेश्चन 20 लिखता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, है ना। रेडियस है मतलब लेंथ है तो यूनिट मीटर होगा, सिंपल सी बात, है ना। रेडियस ऑफ जाइरेशन मतलब वो एक रेडियस जो है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर उसे घुमाया जाए तो इसकी जो डिस्टेंस होगा के इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसलिए तो क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसका यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट हमेशा मीटर ही होता है। चलो आते अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, कहता है घूर्णन गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये किसका है, ये रोटेशनल का है। ऐसे आपने पढ़ा होगा 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो मास को बना दो आई, v को बना दो ओमेगा, तो बन जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 22, है ना। टू कहता है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। देखो क्वेश्चन लिखे, है ना, लिखा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन आर अबाउट इन ऑन एक्सिस। कह रहा है कि अगर मेरे पास मान लो अगर एक सिलेंडर बना दिया मैंने ऐसे, है ना, सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है, ठोस है, ठीक, और ये इसका हो गया एक्सिस। अगर ये अपने एक्सिस के बाद घूम रहा है, जिसका मास कितना है, जिसका मास तो m है और रेडियस r है, ठीक है, इस पूरे का मास m है और रेडियस अगर r है, तो कह रहा है बताओ कि इसका मोमेंटम इनर्शिया कितना होगा। तो इसका मोमेंटम इनर्शिया उतना ही होता है जितना एक डिस्क का होता है ना। अगर ये डिस्क होता पूरा तो डिस्क का मोमेंटम इनर्शिया कितना होता है, 1/2 mr स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। याद रखना, चाहे सॉलिड सिलेंडर बोलो वही होता है जिसका जो डिस्क का होता है, डिस्क का कितना होता है mr²/2, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अच्छा क्वेश्चन आता है 23 लिखता है विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, है ना। कहता है कि जितने हमारे प्लैनेट्स है, ग्रह है, वो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं एक इलिप्टिकल ऑफ पाथ में, है ना। कह रहा है ये किसने बताया था, ये हमें केपलर साहब ने बताया था। इसको केपलर्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। इसके 3 नियम होते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ, है ना, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ क्या, टाइम पीरियड, है ना। लॉ ऑफ ऑर्बिट, है ना, सेकंड आता है लॉ ऑफ एरिया, और थर्ड करते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। 3 होते हैं, केपलर्स के 3 नियम होते हैं, ठीक है। उन तीनों का फॉर्मूला पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। और केपलर्स लॉ में क्या कंजर रहता है, एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है किसमें, केपलर्स के सेकंड लॉ में। इससे भी याद रख लेना, पूछ लगता है कभी कभी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माय फेवरेट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 24। लिखता है वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलो ऑफ शुगर। कह रहा है 1
किलो का मुझे चीनी खरीदना है तो हम कहाँ से खरीदें कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, पोल पे या इक्वेटर पे, ठीक है। तो हमेशा इक्वेटर पे करना है ना, इक्वेटर पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। याद रखना, रीजन है बहुत अच्छा लॉजिक है। देखो रीजन क्या होता है कि पोल पे जाओगे, जब पोल पे जाओगे ना आपको, यानी ध्रुव पे जाते हो, और इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर जाते हैं, तो भूमध्य रेखा पर जो जी की वैल्यू होती है वो कम होती है ना। भूमध्य रेखा पर जो जी की वैल्यू कम होती है वो कम हो जाती है। और स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पर होती है, पोल पे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मान लो अगर आप पोल पे जाओगे तो क्या होगा ना, पोल पर आप जाओगे तो ऐसा होता है कि अगर आपने 1 किलो से, अगर आपने एक केजी का अगर अपना शुगर खरीदा है ना, चीनी खरीदा, तो आपने वो 1 केजी शुगर के लिए आपने अगर मान लो अपने प्राइस पे किया है 1000 रुपया, है ना। 1 किलो चीनी खरीदा मतलब 1000 ग्राम चीनी खरीदा। 1000 ग्राम अगर आपने चीनी खरीदा है वहाँ पर, कहाँ पर, पोल पर यानी ध्रुव पर, तो मान लो आपको चीनी मिल गया 1000 रुपये kg, ठीक है। वही चीनी को जब आप लेकर इक्वेटर पर लेकर आओगे, अब उसको अगर आप तौलोगे तो 1000 ग्राम नहीं रहेगा चीनी। जो पोल पर 1000 ग्राम था, इक्वेटर पाने पर वो 1000 नहीं रहेगा। अब उसका काम मास कम हो जाएगा ना, उसका मास नहीं, उसका वेट कम हो जाएगा। अब वो कितना शो करेगा, अब वो शो करेगा मान लो आपको 980 ग्राम। तो अब कितना पे करोगे आप, तो बोलोगे नहीं 1000 ग्राम का तो 1000 रुपया था, तो 980 ग्राम का तो हम 980 ग्राम ही पे करेंगे। तो अगर उसी जगह आप इक्वेटर पे लाओगे तो आप उसी जो एक पोल पर 1000 ग्राम शो कर रहा था, जिसका आपने वहाँ पर 1000 रुपया दिया था, उसी चीज़ को, सेम चीज़ को आप इक्वेटर पर लाओगे तो आपको सिर्फ 980 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कम पे करना पड़ेगा। 1000 रुपये से 20 रुपये कम पे करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस बात है इक्वेटर पे हमको प्रॉफिट है, तो हम हमेशा इक्वेटर पर 1 किलो शुगर खरीदना मतलब चीनी खरीदना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है हमें, ठीक है। देखो बहुत डिटेल्स में नहीं समझा रहे इसलिए क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है, आपको पढ़ना ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैसा फोर्स है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है ना, ये बहुत दूर दूर तक काम करता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा अर्थ और सन के बीच में भी कार्य करता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा अर्थ और मून के बीच में भी कार्य करता है, यानी बहुत लॉन्ग रेंज का ये फोर्स होता है ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा इसका, ग्रेविटेशनल फोर्स। आते क्वेश्चन 26 लिखता है द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, है ना। कहता है कि प्रति इकाई क्षेत्र पर प्रत्यानयन बल को किस रूप से जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस नहीं, वो आपका जो मेंटल स्ट्रेस वो नहीं है, जो भी चल रहा होगा आपका एग्जाम माइंड, वो नहीं है। इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया, है ना। इट इज नॉट ए नॉर्मल, इट इज ए रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, है ना। पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो ऑप्शन में सी द करेक्ट आंसर को बोलते हैं प्रतिबल बोलते हैं। आते अगला क्वेश्चन में बताओ हुक्स लॉ क्या कहा था। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, हुक्स लॉ ने कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहते कहा था विद इन इलास्टिक लिमिट, एक इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि हुक्स लॉ ने कहा था कि जो प्रतिबल होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बोलते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। चलो आते अगला क्वेश्चन नंबर 28 लेता है लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। क्या लिक्विड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम और डायरेक्शन। देखो जो डिपेंड करता है ना हमारा, जो मेनली बात करें एक लिक्विड का जो प्रेशर होता है तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, होता है रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। यानी वो डिपेंड किस पे करता है, वो तो डिपेंड करता है एच मतलब हाइट पे यानी ऊंचाई पे, है ना। मतलब कि अगर ऊपर लिक्विड अगर वाटर भरा पड़ा है तो यहाँ पर कितना प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा, है ना। प्रेशर में डिफरेंस कितना होगा, ऊपर में सरफेस और इस पॉइंट पर में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, वो हमें था रो इंटू जी इंटू एच होगा। जहाँ पर रो होगा इस वाटर का यानी इस लिक्विड का, इस तरह पदार्थ का, इसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं घनत्व यानी डेंसिटी होगा। डिपेंड करता है हाइट ऑफ द कॉलम पे, शेप पे डिपेंड नहीं करता है ना। किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सिर्फ हमारा किस पे, तो तरल स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है हमारा ना। तरल का जो दाब होता है रो जी एच, याद आएगा फॉर्मूला रो जी एच, है ना। फिर फॉर्मूला रो जी एच। चलो आगे अगला क्वेश्चन आता है हमारा 29 लिखता है द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, है ना। कहता है जो हमारा सरफेस टेंशन होता है, जो पृष्ठ तनाव का इकाई किसके समान होता है। तो देखो हम प्रत्येक बोलते हैं सरफेस एनर्जी, है ना, हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल टू होता है, वो होता है सरफेस टेंशन, है ना। ये होता है सरफेस
सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई विद द चेंज इन एरिया बोलते हैं, है ना, बोल दिया तो बोलो चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, यानी एनर्जी को अगर हम यू से बोले तो एनर्जी को होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो सरफेस टेंशन क्या हो गया, हो जाएगा एनर्जी डिवाइड बाय एरिया। इसको बोलोगे सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ नंबर सी, है ना। ये हो जाएगा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कि यू हो गया सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी डिवाइड बाय एरिया, यानी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर सतह ऊर्जा को बोलते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं। फिर से फॉर्मूला याद रख लेना, ये वाला फॉर्मूला। चलो आते अगला क्वेश्चन नंबर 30 लिखता है इन विच सब्सटेंस डच कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, है ना। कंडक्शन किस में होता है ना। आप अपने घर में आप चाय बनाते हो सस्पेंड पर, है ना, जिसका हैंडल मान लो स्टील का बना है या एल्युमिनियम का बना है, आपको, है ना, चाय चढ़ा दो, है ना, चाय चढ़ा दो और चाय चढ़ा के उस पर ना, या अपना हैंडल किसका है, स्टील का है, गैस पर चाय चढ़ा दो या चूल्हे पर गैस चढ़ा दो, चूल्हे पर चाय चढ़ा देना, आपको चाय बनाने आता होगा। और चाय बना के थोड़ा देर के लिए क्या करना है, या रखना हैंडल किसका है, स्टील का या एल्युमिनियम का है, और थोड़ा देर के लिए आप रील लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। रील तो बहुत देखते होगे, 1 रील 2 रील 5 रील पार हो गया, है ना, ऐसे 20-25 रील पार हो गए, और झटके से आपको लगा कि अब चाय उबलने लगा है, आपने पकड़ लिया जल्दी से उसको, तो क्या होता है हाथ में, है ना, हाथ जलता है हमारा। कह रहा क्यों, क्योंकि इसमें हीट कंडक्शन हुआ था, हीट आया था। तो ये किस में आया था, कैसे लगा, हीट कैसे आया है, तो आपके वो सस्पेंड के हैंडल से आया हुआ है, और सस्पेंड का हैंडल कैसा है, एक सॉलिड है ना। तो कंडक्शन किस में होता है ना, यानी जो ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि से किस में होता है, वो हमेशा सॉलिड में होता है। चलो कितना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स है द हाईएस्ट स्पेसिफिकेट, ये तो सिर्फ याद रखना, वाटर का होता है ना। सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट उष्माधारिता होती है, जो सबसे अधिकतम होती है, वो हमेशा पानी की होती है। इस पॉइंट क्या देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ, है ना, जो उष्मा गतिकी का जो शून्य कोटि का नियम था, उस समय क्या मिलता है, उसमें हमें किस चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो हमें मिलता है हमेशा टेम्परेचर के बारे में, यानी तापमान के बारे में। याद है किसके बारे में हमें, यानी जीरोथ लॉ से क्या मिलता है हमेशा, टेम्परेचर। आपसे एग्जाम क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट लॉ, है ना। फर्स्ट लॉ किसका होगा, एनर्जी या ऊर्जा, इसको याद रख लेना, ठीक है, लिख देता बगल में, भूल जाओगे तो कल तक याद रखना। जो फर्स्ट लॉ से क्या मिलेगा, फर्स्ट लॉ से हमें मिलता है एनर्जी, यानी एनर्जी के संरक्षण नियम पर आधारित है कौन ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का पहला नियम, है ना, वो किससे करेगा, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, ये वाला फॉर्मूला, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। चलो आते अगला क्वेश्चन 33 लिखता है इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इच, है ना। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर जहाँ स्टार्ट किया वहीं पर आ जाओ, इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसमें वर्क डन कितना होता है, इसमें वर्क डन हमेशा, है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम इच, है ना। साइक्लिक प्रोसेस में आप जब भी करोगे तो वर्क डन बाय सिस्टम कितना होता है, वो होता है हमेशा हीट इज गिवन टू द सिस्टम। जितना आप हीट दोगे सबका सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, है ना, वर्क में। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस वर्क, ठीक है। अब याद रख लो, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U की वैल्यू 0 होती है, यानी उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी, है ना, U क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी को आंतरिक ऊर्जा बोलोगे, ये 0 हो जाती है, तो ये टर्म 0 हो गया, यानी ये टर्म तो बन गया 0। तो Q किसके हो गया, Q के हो गया सीधा हमारा W के, यानी जो वर्क होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो हीट हम दे रहे हैं, है ना, इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है। चलो आते अगला क्वेश्चन नंबर 34 लिखता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। देखो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ई का फॉर्मूला होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो होता है 1/2 kBT। kBT मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो देखोगे कि जो सर यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेम्परेचर के, तापमान के। तो कहता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करोगे तो ऊपर हमने यहाँ 1 लिखा था, वहाँ पर मुझे F लिखना पड़ जाएगा, इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करता है ये तापमान पर। कह रहा है इफ कार टायर्स आर हॉट प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन देम वुड बी। कह रहा है कि अगर, है ना, देखो जल्दी आपने हो देखा होगा ना, जब आप कार चलाओगे, बाइक चलाओगे,
तो कहते हैं गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे नहीं भरते हैं, है ना, हाई प्रेशर पे हम नहीं भरते हैं, प्रेशर थोड़ा कम रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा प्रेशर करोगे तो वो फट जाता है। क्यों होता है गर्मी के टाइम में? क्योंकि क्या होता है ना, मान लो आपने टायर को भर दिया फुल हवा, तो उसका क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया फिक्स, मतलब अब उसका टायर का साइज नहीं बढ़ सकता, साइज नहीं बढ़ सकता मतलब उसका वॉल्यूम हो गया फिक्स, है ना, वी मतलब वॉल्यूम हो गया फिक्स, ठीक है, नहीं बदलेगा, ठीक है। हमें पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, ठीक है, अंदर गैस के उसके अंदर कितने गैस मॉलिक्यूल वो भी फिक्स हो गया, एन फिक्स हो गया, वी को फिक्स कर दिया। दैट मीन्स कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, अब टेम्परेचर के हो गया, ठीक है। अब गर्मियों में क्या होगा, अगर हॉट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं इफ कार टायर्स आर हॉट प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इन देम वुड बी हाई, हाई प्रेशर हो जाएगा, और हाई प्रेशर हो जाएगा तो टायर फट जाएगा, है ना। इसलिए हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं भर के रखते हैं, हम कम प्रेशर रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा उसमें, यानी अगर कार के टायर अगर गर्म हो तो उसमें जो गैस अणु का दाब होता है वो ज़्यादा हो जाता है, उच्च हो जाता है ना। सेम देख लो, आपका प्रेशर कुकर देख लो, प्रेशर कुकर जब अंदर पानी गर्म होगा तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है ना अंदर, ठीक है। तो हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके कुकर के अंदर प्रेशर भी बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, इसलिए इसका नाम होता है प्रेशर कुकर। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में कौन सी क्वांटिटी है जो फिक्स रहता है, चेंज नहीं करता। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन याद रखना, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलनी चाहिए। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आवृत्ति नहीं बदलनी चाहिए कभी भी, अगर सरल आवृत्ति दोलित के लिए, है ना, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलनी चाहिए, है ना, फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। चलो आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द एसएचएम, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, है ना, कौन सी जो कंडीशन है वो होनी चाहिए, है ना, वो होती है इलास्टिसिटी, है ना, प्रत्यास्थता होनी चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। जैसे स्प्रिंग आपका इलास्टिक होता है ना, उसे खींचोगे तो वो फिर से अपने वापस शेप में आ जाता है। तो अगर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे तो कंप्रेस करने पर फिर छोड़ोगे तो फिर देखना वो अपने वापस अवस्था में आ जाता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, और इसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है, ये होना ही चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में। चलो अगला क्वेश्चन आता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक रिप्रेजेंट। कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड क्या बताता है ना। क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं, लिख रहा है कि जो आयाम होता है वो किस भौतिक राशि को बताता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। वो क्या बताता है, हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही तो क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, है ना, यानी किसको बताता है, ये हमेशा मैक्सिमम विस्थापन को दर्शाता है, किसमें, आयाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 39 लिखता है कि विच टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस इन ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप। अगर आपके पास एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है ऐसे, है ना, स्ट्रिंग होता है ऐसे, स्ट्रिंग नहीं स्ट्रिंग, ध्यान दो ना, ये स्ट्रिंग है तो ये इस टाइप से वाइब्रेट करता है, तो साइड फिक्स खुद खींचना तो ऊपर ऊपर नीचे ये वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे। तो ये किस तरह का वेव बनता है, इसमें हमेशा ट्रांसवर्स वेव बनती है। कैसे को बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे बनती है ना, अनुप्रस्थ तरंगे बनेगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन कहते हैं विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, है ना, बीट्स फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी होना चाहिए। तो नियरेस्ट ना, दोनों सोर्स की लगभग एक समान आवृत्ति होनी चाहिए, बहुत कम अंतर होना चाहिए। अगर दो साउंड के बीच में बहुत कम अंतर होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी आवृत्ति में बहुत कम अंतर होगा, तो इस टाइप से अगर दोनों वेव एक दूसरे से मिलेंगी तो क्या बनेगा, हमारा बीट्स बनता है। क्या बनता है, इससे हमारा बीट्स बनता है, तो इसको लोग विस्पंद बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना। अब क्या करना है, काम, अगर और वीडियो चाहिए तो कमेंट लिख दो, यस सर और वीडियो चाहिए, और वीडियो बना देंगे PYQ से रिलेटेड, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप 12th में आपको जब पाओगे तो 12th में आपको फिजिक्स दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12th में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फिजिक्स में होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे डेरिवेशंस करने होते हैं और आप लोग हमेशा फंस जाते हो डेरिवेशंस करने में। तो डेरिवेशंस करना है, क्लास 12 में अच्छे से करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और लोगों को भी अपने फ्रेंड्स को बोलना सब्सक्राइब करने। बाकी ट्यूशन कहीं से पढ़ो, लेकिन रिवीजन तो यहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। तो झारखंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रख लो।